नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक और कई रैलियों को करेंगे संबोधित। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या बिहार चुनाव में कृषि कानून, एलएसी और नागरिकता कानून जैसे मुद्दे डालेंगे असर। ये जानने के लिए हम आपके पास एक्सपर्ट्स की राय लेके आए हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे नागरिकता कानून और एलएसी पर चीन की घुसपैठ से भारतीय जनता पार्टी को बिहार चुनाव में नुकसान हो सकता है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सुपौल में जनसंपर्क करने पहुंचे भाजपा विधायक नीरज सिंह बाबुल का ग्रामीणों ने किया घेराव और जबरदस्त विरोध। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के चुनाव में जेडीयू और भाजपा का सूपड़ा साफ होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तो आप बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव, राहुल गांधी होंगे कांग्रेस के स्टार प्रचारक, इतनी रैलियों को करेंगे संबोधित। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण को लेकर बढ़ती नाराजगी के बीच कांग्रेस एक अभियान की योजना बना रही है, जिसमें राहुल गांधी इसके स्टार प्रचारक होंगे। पार्टी सूत्रों ने कहा कि 3 चरण के चुनावों के दौरान राहुल गांधी प्रत्येक चरण में 6 रैलियों को संबोधित कर सकते हैं, जिसमें महागठबंधन के सहयोगियों के साथ एक संयुक्त रैली शामिल है। पार्टी की योजना डिजिटल रूप से मतदाताओं तक पहुँचने की भी है, क्योंकि कोरोना काल में लोग कांग्रेस की रैलियों और अन्य सार्वजनिक बैठकों में बड़ी संख्या में शामिल नहीं होना चाहते। बिहार में कांग्रेस पहले चरण में 21 सहित कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बुधवार को पहले चरण की टिकटों की घोषणा की गई, जिसके बाद टिकट पाने में असफल रहे नेताओं में काफी नाराजगी है। मुस्लिम नेता पहले चरण के टिकट बंटवारे से संतुष्ट नहीं है। किसी भी अल्पसंख्यक को एक भी टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर वरिष्ठ नेताओं द्वारा भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ने आरोप लगाया कि टिकट बेचे गए हैं। कांग्रेस का नेतृत्व इस तरह के विरोध और आरोपों को खारिज कर रहा है। पार्टी का कहना है कि इसके पास अपने कोटे की सीमित संख्या है और इसलिए सभी को टिकट नहीं दिया जा सकता। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या बिहार चुनाव में कृषि कानून, एलएसी और सीएए जैसे मुद्दे डालेंगे असर? जाने क्या है एक्सपर्ट्स की राय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा को घेरने की रणनीति तैयार कर रखी है, लेकिन इसके कारगर होने के आसार नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थानीय विकास के मुद्दे ही निर्णायक साबित होंगे। हाल में किसानों से संबंधित 3 कानूनों को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। इसी प्रकार श्रम सुधारों, हाथरस कांड के आलोक में महिला सुरक्षा, बिना तैयारी के लॉकडाउन और एलएसी की स्थिति को लेकर भी कांग्रेस आक्रामक है। बिहार चुनाव प्रचार में भी ये मुद्दे उसकी तरफ से उठाए जाएंगे, लेकिन मतदाताओं पर यह कितना असर डाल पाएंगे, इसमें संदेह है। इसी प्रकार बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की खासी संख्या होने के कारण नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा भी उठेगा। यह मुद्दा मुस्लिमों को भाजपा के खिलाफ कारगर हो सकता है, लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक माना जा रहा है। सीएसडीएस के संजय कुमार के अनुसार भले ही राजनीतिक दल इन मुद्दों को उठाएं, लेकिन चुनाव पर इन मुद्दों का हावी होना मुश्किल है। दरअसल यह देखा गया है कि राज्य के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ही भारी पड़ते हैं। हालांकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो केंद्रीय मुद्दे भी हैं और राज्य के भी हैं, जैसे बेरोजगारी मुद्दा इन चुनावों पर असर डालेगा। यह देशव्यापी मुद्दा है। इसी प्रकार कोरोना प्रबंधन से जुड़े मुद्दे का भी थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन कृषि कानून, श्रम सुधार, एलएसी, नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दों पर यह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे ही इस चुनाव में निर्णायक होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुपौल में जनसंपर्क करने पहुंचे बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू का ग्रामीणों ने किया घेराव। जी हां दोस्तों, बिहार के सुपौल जिले में बसंतपुर प्रखंड के निर्मली पंचायत में गुरुवार को जनसंपर्क के लिए पहुंचे छातापुर के भाजपा विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर जमकर नारे भी लगाए। हालांकि विधायक इस दौरान ग्रामीणों को आश्वासन देते रहे कि इस बार सड़क बनवा देंगे, लेकिन ग्रामीण एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। घंटों तक विधायक और ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक होती रही। अंत में ग्रामीणों का भारी विरोध देखते हुए विधायक को लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को ग्रामीणों को जैसे ही सूचना मिली कि जनसंपर्क करने के लिए विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू निर्मली पंचायत में आ रहे हैं, ग्रामीणों ने विधायक का घेराव करने के लिए सड़क पर मवेशी को चारा खिलाने वाले नाद को ढककर जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि निर्मली चौक से प्रभात जाने वाली सड़क कई साल से जर्जर है। बारिश के मौसम में सड़क पर घुटना भर पानी जमा हो जाता है। इसके कारण लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने कहा कि
निर्मली पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और एएनएम के नहीं रहने के कारण लोगों को इलाज कराने के लिए 16 किलोमीटर दूर वीरपुर जाना पड़ता है। विधायक नीरज सिंह बबलू ने 3 साल पहले सड़क का शिलान्यास किया था, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। ग्रामीणों ने कहा, जब चुनाव नजदीक आता है तो विधायक जगह जगह सड़क का शिलान्यास करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नजर नहीं आते हैं। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। जावड़ेकर के प्रेस फ्रीडम वाले बयान पर सुरजेवाला का तंज, कहा सरकार की दोहरी नीति का स्पष्ट उदाहरण। जी हां दोस्तों, भारतीय मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर दिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निशाने पर लिया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि एक ओर तो सरकार सच छुपाती है, मीडिया को सच बाहर लाने से रोकती, और दूसरी ओर मीडिया की स्वतंत्रता की बात भी करती है। यह इस सरकार की दोहरी नीति का स्पष्ट उदाहरण है। रणदीप सुरजेवाला ने शुक्रवार को ट्वीट कर प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि यह अजीब है कि केंद्रीय मंत्री कठपुतली मीडिया की प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, जबकि इनकी सरकार कृषि विधेयक को पास कराने के लिए राज्यसभा टीवी को म्यूट कर देती है। इनकी सरकार मीडिया को महामारी पर रिपोर्टिंग करने से रोकती है। इन्हीं की सरकार पत्रकारों पर हमले के मामले में चुप्पी साध लेती है और किसी की असहमति पर बल प्रयोग करती है। उनके मुख से प्रेस फ्रीडम की बातें मजाक जैसी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीआरपी घोटाले को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान, बताया कितने करोड़ का है ये खेल। जी हां दोस्तों, गुरुवार को उजागर हुए टीआरपी घोटाले को लेकर शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने टीआरपी घोटाले को 30,000 करोड़ रुपए का बताया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात कह रहे हैं तो उनके पास जरूर कोई न कोई ठोस सबूत होंगे। संजय राउत ने कहा है कि यह टीआरपी का बड़ा घोटाला है। मुंबई पुलिस के अनुमान के मुताबिक घोटाला 30,000 करोड़ का हो सकता है। जो चैनल महाराष्ट्र के नेताओं पर छीड़कंशी कर रहा था और सत्य की बात कर रहा था, उसके पीछे कितना बड़ा ढोंग है यह सामने आ गया है। मुंबई पुलिस ने पर्दे के पीछे की हकीकत उजागर कर दी है। दरअसल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने गुरुवार को खुलासा किया है कि 3 चैनल कुछ लोगों को हर महीने 400 से 500 रुपए का लालच देकर अपनी टीआरपी बढ़वा रहे थे। इस घोटाले का खुलासा मुंबई पुलिस की कार्रवाई से हुआ है। मामले की शिकायत टीआरपी बताने वाली एजेंसी बार्क ने खुद की थी। सूत्रों के मुताबिक टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस के पास कई अहम सबूत हैं। मुंबई पुलिस ने इस मामले में विशाल भंडारी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन टीआरपी के इस पूरे खेल में संजू राव नाम का शख्स बड़ी मछली है। टीआरपी घोटाले पर मुंबई पुलिस के खुलासे के बाद रेटिंग एजेंसी बार्क ने भी बयान जारी कर जांच का स्वागत किया है। साथ ही जांच में हर मदद देने का भरोसा भी जताया है। पहली बार विधानसभा चुनावों में प्रचार नहीं करेंगे लालू यादव, सारा जिम्मा तेजस्वी पर। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता अब यह मानकर चल रहे हैं कि पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव प्रचार अभियान के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। इससे पहले पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में भी लालू यादव ने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया था। उस समय भी लालू जेल में बंद थे। ऐसे में सारा जिम्मा उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव के कंधों पर था। शुक्रवार 9 अक्टूबर के कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव के ऊपर ही सभी प्रत्याशियों के प्रचार की जिम्मेवारी होगी। लालू यादव ने पहली बार लोकसभा चुनाव 1977 में लड़ा था, उसमें उन्हें जीत हासिल हुई थी। 1990 में वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव जनता दल और बाद में राष्ट्रीय जनता दल के न सिर्फ स्टार प्रचारक रहे, बल्कि चुनाव प्रबंधन का पूरा जिम्मा उन्हीं पर होता था। इस बार ये सारी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर आ गई है। हालांकि इसका वोटर पर कोई असर नहीं होता, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशियों का कहना है कि लालू यादव की अनुपस्थिति सबको खलती है। लोगों से संवाद का उनका तरीका अलग होता था। 1980 में पहली बार लालू यादव बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। दोस्तों, आपसे भी सवाल, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, बी चिराग पासवान, सी नीतीश कुमार और डी कोई और। अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। और हमें ऐसे ही ओपिनियन पोल आपके लिए लेके आते रहते हैं, इसलिए बिहार चुनाव में क्या चल रहा है ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करके अपने नेता और अपनी पार्टी का समर्थन करें। तो करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा और पप्पू यादव की पार्टी की नहीं हो सका गठबंधन, जाने यूपी कैसे बना वजह। जी हां दोस्तों,
यूपी के दलित वोट बैंक की लड़ाई का असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी दिख रहा है। इसी लड़ाई ने राज्य में नए बने दो चुनावी गठबंधनों को एक नहीं होने दिया। बसपा के वोटों के चलते यहां रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव के बीच बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। दरअसल उपेंद्र की पार्टी का गठबंधन बसपा तो पप्पू यादव का चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से है। इन दोनों दलों के बीच यूपी में 36 का आंकड़ा है। अब चंद्रशेखर की नजर बिहार में बसपा के वोट बैंक पर है। बसपा सुप्रीमो मायावती की बीते 2 दशकों से अधिक समय से यूपी के दलित वोट बैंक पर धाक रही है। इसी के बूते दूसरी जातियों संग सोशल इंजीनियरिंग से मायावती कई बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। भीम आर्मी बनाकर चर्चा में आए चंद्रशेखर आजाद ने बीते कुछ समय में उनके सामने चुनौती पेश की है। चंद्रशेखर को लोग रावण उपनाम से भी जानते हैं। करीब साल भर पहले राजनीतिक दल बनाकर राजनीति में उतरे चंद्रशेखर ने बिहार चुनाव में भी दस्तक दे दी है। उनके लिए यह चुनाव 2022 के यूपी के संग्राम से पहले का लिटमस टेस्ट साबित होगा। इन दोनों की कड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ही रालोसपा और जाप की अगुवाई वाले दोनों गठबंधनों की दोस्ती में गांठ बन गई। रालोसपा और जाप के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। जिस दिन उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा संग नए गठबंधन की घोषणा की थी, उससे ठीक पहले भी बंद कमरे में उनकी पप्पू यादव से काफी देर बात हुई थी। दरअसल बसपा किसी भी सूरत में ऐसे किसी गठबंधन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है जिससे चंद्रशेखर का जुड़ाव हो। उधर चंद्रशेखर भी बसपा सुप्रीमो मायावती को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। 1.65 करोड़ से अधिक है बिहार में दलितों की आबादी। वर्ष 2011 की जनसंख्या को आधार माने तो राज्य में अनुसूचित जाति के वोटरों की संख्या 1,65,00,000 से अधिक है। हालांकि अब इस संख्या में काफी इजाफा हो चुका है। बिहार में 23 अनुसूचित जातियां हैं। इनकी आबादी तकरीबन 16% है। बीते 2-3 दशक में जाति राजनीति करने वाले दलों की संख्या भी बिहार में काफी बड़ी है। जीत हार के गणित में दलित और महादलित में बटे इन मतदाताओं की भूमिका खासी महत्वपूर्ण है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव लालू को जमानत मिलने पर चुनाव पर असर का ओपिनियन पोल। तेजस्वी यादव और महागठबंधन को मिल सकती है 200+ सीट। जी हां दोस्तों, लालू यादव को मिली जमानत के बाद हमने यूट्यूब पोस्ट के जरिए बिहार के मतदाताओं को टटोलने की कोशिश की है। सीएम पद के लिए तेजस्वी सर्वाधिक लोगों की पसंद। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद बनकर उभरे हैं और इस बार बिहार में नीतीश कुमार को नकार दिया है। लालू यादव को मिली जमानत के बाद आरजेडी महागठबंधन को मिल सकती है 200+ सीटें। जी हां दोस्तों, ओपिनियन पोल के मुताबिक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को जेडीयू और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 243 सीटों वाली विधानसभा में आरजेडी महागठबंधन को 200+ सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं एनडीए को 30 या उससे भी कम सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। अन्य के खातों में 10+ सीटें जा सकती हैं। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।